नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग के मुताबिक 28% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। वहां पर आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 7 ज़िलों की 40 सीटों पर, जिनमें जम्मू क्षेत्र की 24 सीटें हैं और कश्मीर इलाके की 16 सीटें शामिल हैं। अब तक 28% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए हैं और शाम 6 बजे तक मतदान चलेंगे। इससे पहले के 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत, पहले चरण में 61% से ज़्यादा पोलिंग हुई, दूसरे चरण में पोलिंग कुछ कम रही, 57% के आसपास, 57% से कुछ ज़्यादा रही। लेकिन अभी जो आज तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहां पर 28% से ज़्यादा पोलिंग अब तक हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वहां मतदान होंगे। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार का काम चल रहा है। 3 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो जाएगा और अब सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की आज जो विजय संकल्प यात्रा कल शुरू हुई, आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे चरण में अब यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा और उनके साथ कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो शामिल है। यात्रा बहादुरगढ़ से आगे बढ़ रही है और ये यात्रा, इसमें कुछ जगह जगह सभाएं हैं, यात्रा चल रही है, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम है। आखिरी दौर में हरियाणा चुनाव में ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। पहले से इसकी बहुत प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये आखिरी दौर में कल से यात्रा शुरू हुई और 3 तारीख तक, यानी जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तब तक ये यात्रा चलेगी। अलग अलग रूट्स पर ये है, अलग अलग रास्तों पर ये यात्रा चल रही है। आज बहादुरगढ़ से यात्रा शुरू हुई है और आगे बढ़ रही है। कुछ जगहों पर सभाएं हैं। 3 जो ज़िले हैं उनको कवर करेगी यात्रा, अंबाला, यमुनानगर और तो ये सारी चीज़ जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर इस यात्रा के ज़रिए लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज एक और बड़ी खबर इस यात्रा के साथ ही ये शुरू हो, एक बड़ी खबर सुबह सुबह आई, क्या देर रात में ही आई, कि लद्दाख के, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और इन्हीं दोनों राज्यों के बीच खबर आई कि लद्दाख में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, तमाम मांगों के लिए वो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं 700 किलोमीटर लंबी। लेकिन उस पदयात्रा को हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके तमाम करीब 150 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अक्टूबर को वो गांधी जी की समाधि पर पहुंचने वाले थे। तो ये एक बड़ी खबर ये भी है कि यात्रा जम्मू कश्मीर से लगे हुए लद्दाख इलाके से चल रही थी और उनको हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जुड़ी एक और भी बड़ी खबर है कि बाबा राम रहीम जो जेल में बंद हैं तमाम तरह के आरोपों में, उनको पैरोल मिल गई है। यानी उनको अब हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान, और कई बार होता है कि जब चुनाव होते हैं तो पैरोल मिल जाती है, तो एक बार फिर पैरोल मिल गई है। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर ये है वो ये कि अब अंतिम दौर में चुनाव प्रचार का काम चल रहा है हरियाणा में, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां और यात्राएं हो रही हैं। और ये इस तरह की यात्रा जो दिन भर का पूरा एक शेड्यूल रहता है वो चल रहा है, उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ गई हैं। इसलिए आ गई हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसको पहले से ही परेशान किए हुए थी। लेकिन अब जिस तरह से ये यात्रा चल रही है, उसे जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, अभी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर इस यात्रा का एक स्वागत हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और लोग एक उम्मीद देख रहे हैं कि शायद, या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि 10 साल के बाद अब हरियाणा में सरकार बदलेगी, सरकार बदलने जा रही है। ऐसी वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और वहाँ के लोग हैं वो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों को या फिर कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि बैकडोर से वो समर्थन कर रही है ताकि उसकी जीत के रास्ते
कुछ आसान हो जाए, लेकिन इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। जो भी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं उन सब पर, ख़ास तौर पर जो ये चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक 4 दिन पहले जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों का ये कार्यक्रम है, यात्राओं का कार्यक्रम है, रैलियां नहीं कहेंगे इसको, यात्रा कहेंगे, क्योंकि इसमें यात्रा हो रही है, छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं और उसमें लोगों से मिलने जुलने का, यात्रा का जो रूट है उसमें लोगों से मिलने जुलने का, यानी जो डोर टू डोर एक तरह से कैंपेन होता है वो करने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। और इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यात्रा से जाहिर सी बात है कि इस यात्रा में जो एक उम्मीद दिख रही है, जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है। यात्रा में सीधे आपको हम ले चलेंगे थोड़ी देर में, वहां पर हमारे साथी, हमारी टीम वहां पर मौजूद है। उस यात्रा में शामिल लोगों का क्या कहना है, आसपास के लोगों का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक आपको तस्वीर यहां पर जो स्क्रीन पर दिख रही है वो ये बता रही है कि यात्रा को लेकर वहां माहौल कैसा है और ये जो पहले दिन की यात्रा रही वो किस तरह से रही। ये भीड़ पीछे कल की है जब यात्रा थानेसर में जाकर वहां पर एक सभा में तब्दील हुई, और आज उस यात्रा का दूसरा चरण है, यानी दूसरा दिन है। तो इस पर पूरी चर्चा के लिए वहां की ग्राउंड की जो जानकारी है, अभी जब हमारी टीम से हम जुड़ेंगे तो वहां की जानकारी देंगे, वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी। लेकिन तो अब हम इस यात्रा का रुख सीधे करते हैं। इस यात्रा की एक बात आपको जरूर बता दें कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी में 2-3 धड़ों की बात की जा रही थी और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे प्रचारित कर रहे थे, उन धड़ों के सभी नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, कल की यात्रा में भी और आज की यात्रा में भी। तो एक बार रुख करते हैं सीधे उस यात्रा का, हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं, चलते हैं वहां। तो ये यात्रा के दौरान वहां पर ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी वहां दिखाई पड़ रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई पड़ रहे हैं। वहां स्वागत हो रहा है। ये बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, आज यात्रा की शुरुआत बहादुरगढ़ से हुई है। तो ये अब वहाँ जो इस यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, जैसा मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा में जो कांग्रेस के अलग अलग धड़े बताए जाने को लेकर जो प्रचार किया जा रहा था, जिसको हम कहेंगे कि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था, वो सारे धड़े वहां एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं और सभी लोग वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हैं। इसका मतलब साफ है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव में आ रही है और उसका कारण भी ये है कि वहां पर जिस तरह से जनता में एक दिखाई पड़ रहा है, संभावना दिखाई पड़ रही है और जनता बार बार वहां पर आम लोगों से अगर बात करिए तो वो बदलाव की बात कर रही है, उसका भी असर ये है कि ये इस तरह से भीड़ राहुल गांधी की सभाओं में दिख रही है। तो अपनी टीम वहां पर जब पहुंचेगी, वहां पर पहुंची हुई है, वहां अभी उनका रुख करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वहां की है जब वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। अमलेंदु जी, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात अभी जैसा आपने कहा है, और ये सबसे कल की जो खास तौर पर यात्रा रही कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों एक साथ और जिस तरह से दिखाई पड़े हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लगातार ये कहा जा रहा था और यहाँ तक कि कुमारी शैलजा को ये ऑफर दिया जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुद ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ खुद ही मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। ऐसे में इस यात्रा को क्या माना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये किस तरह का संदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये संदेश है कि जो उसकी तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा था उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस सक्षम है और कांग्रेस ज़मीन पर उतरकर उस दुष्प्रचार का जवाब दे रही है। भाजपा की तरफ से जो दुष्प्रचार किया जा रहा था वो सोशल मीडिया में किया जा रहा था, नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे थे। राहुल गांधी अब जनता के बीच है और जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था, उसका जवाब राहुल गांधी की ये हाइब्रिड यात्रा दे रही है। दूसरा, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे हरियाणा के आवाम से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और उसके दिल के मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहा जाए, राहुल गांधी का जवाब ये भी है
कि आप जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं हैं, और कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है या राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे। बिल्कुल ये सही आप कह रहे हैं कि जो वहां खास तौर पर राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, और चुनावी यात्रा अपनी या चुनावी सभा, उससे पहले उन्होंने 2 जगह जनसभाएं भी की थी, लेकिन चुनावी सभाओं से पहले ही राहुल गांधी जिस तरह से करनाल में एक उस परिवार के यहाँ गए, जो व्यक्ति जो युवा उनको अमेरिका में मिला, और वो डंकी रूट का एक तरह से वो शिकार था, वहाँ उस एक एक्सीडेंट में घायल था, उसके परिवार से मिले, और उसके परिवार से ही में वहाँ पर ऐसे तमाम परिवार आकर मिले जिनके यहाँ के युवा गए हुए हैं दूसरे देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, उनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से कुछ गिरोहों के जरिए वहाँ पर गए हुए हैं। और ये एक बड़ी समस्या है जिसे राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से पहले ही, खुद जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले उससे पहले ही उन्होंने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, वहां जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर। और निश्चित तौर पर ये जो उनके प्रचार का तरीका रहा, ये काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है। युवाओं में एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और बेरोजगारी के चलते जिस तरह से युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है, और अपने यहाँ चूंकि अपने राज्य में नहीं है, दूसरे राज्यों में भी रोजगार की दिक्कत है, जो राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें तमाम युवाओं ने और उनके परिवारों ने ये बात बताई। तो ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, जिसको लेकर युवा वहां पहले से ही नाराज हैं, उसके अलावा किसानों की जो नाराजगी है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी उठा रहे हैं। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के लिहाज से काफ़ी पीछे दिखाई पड़ रही है, बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। उससे 10 साल के सरकार के कामकाज का हिसाब मांगा जा रहा है, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब अग्निवीर योजना के लोगों को 100% नौकरी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो हरियाणा के लोग पूछ रहे हैं और देश के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जब दी जानी थी तो फिर उसको एक ठेके वाली व्यवस्था उस पर क्यों लागू की गई। ये राहुल गांधी वहाँ के जो यात्रा है उसकी तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारी टीम से हम जुड़ जाते हैं वैसे ही आपको हम सीधे ले चलेंगे उस यात्रा में। वहाँ आप देखेंगे वहाँ जो शामिल लोग हैं उनसे किस तरह वो उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी परसों शाम 5 बजे तक प्रचार होगा। और ये चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है जिसमें इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्राओं का। और वो यात्राएं बीच बीच में सभा हो रही है जिसके आप कुछ ये विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर, हम अगर चाहें आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाना, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ ये यात्राओं का एक लोगों के बीच में बड़े लोग उत्साह के साथ इस यात्रा को ले रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो कल जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा भी कि हरियाणा में मुख्य चुनावी मुद्दा जवान, किसान और पहलवान है। तो ये सारे मुद्दे वो हैं जिनसे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांग रही है। और सरकार के पास हिसाब देने के लिए चीज़ें नहीं हैं, सरकार के पास केवल यही है कि वो कांग्रेस पार्टी की उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बिंदुओं पर आज भी आलोचना कर रही है जिन बिंदुओं पर वो 2014 से पहले किया करती थी। ये बात वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है कि आपकी अपनी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं आप उसे क्यों नहीं बता रहे हैं। अगले 5 साल के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप किसी पार्टी की आलोचना क्यों कर रहे हैं। और इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चाहे अपने घोषणा पत्र में कहा हो या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में वो बात लगातार दिखाई पड़ रही हो, निश्चित तौर पर उसे वहाँ के लोगों का और ख़ासकर किसानों, युवाओं और महिलाओं का जन समर्थन उसे मिल रहा है। और ये बातें और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक उसके लिए सेटबैक कही जाएंगी। अमलेंदु जी, ये जो किसानों का और जवानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा तो खैर है ही, और तो ये सब चीज़ें वहाँ पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली हैं। उनके बयान भी इस तरह के आ रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं। इस पर बात करते हैं हम लोग, लेकिन अभी हमारी साथी सहयोगी बुशरा खानम जुड़ चुकी हैं और एक बार रुख करते हैं हम लोग इस यात्रा स्थल का जहाँ पर
बहादुरगढ़ से यात्रा निकल चुकी है, बहादुर के गोहाना से, और इस यात्रा में बुशरा खानम शामिल हैं। तो एक बार चलते हैं बुशरा खानम के पास और पूछते हैं कि क्या माहौल है वहाँ पर, उन्होंने क्या देखा और किस तरह से जो वहाँ लोग आ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जी समीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यात्रा में बहुत उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ भीड़ नजर आएगी। यहां पर राहुल गांधी के स्वागत में पूरे ही रास्ते पर बहादुरगढ़ से जहां से यात्रा शुरू और जिस तरह से यात्रा की बहादुरगढ़ के गोहाना से यात्रा निकल रही है, इसके जरिए छोटी छोटी सभाओं में संबोधन होगा और इस तरह से वहां के स्थानीय लोगों से जुड़ने की एक कोशिश है। और ये रणनीति जो कांग्रेस पार्टी की है, आखिरी दौर में शायद इस रणनीति का रहस्य उद्घाटन किया कांग्रेस पार्टी ने, पहले से योजना नहीं थी अमलेंदु जी। तो क्या ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया या फिर ये जो योजना थी, ये रणनीति थी, बनी थी, इसके बनने में ही देरी हुई है? नहीं समझ, मुझे लगता है योजना बनने में देरी नहीं होगी, क्योंकि अगर योजना बनने में देरी होती जी तो इस तरीके से सारा रूट तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। और कल प्रियंका गांधी जुलाना भी जाएंगी, वहाँ हेलीकॉप्टर से जाएंगी यात्रा के बीच में से, और विनेश फोगाट के समर्थन में वहाँ यात्रा करेंगी, फिर एक जगह और जाएंगी, उसके पड़ोस की सीट है वहाँ भी जाएंगी। तो इसका मतलब ये तैयारी पहले से रही होगी, लेकिन जो इसकी घोषणा आखिर में की गई, भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई कि ये इस तरीके से धड़ाधड़ जो है राहुल गांधी यात्रा पे निकल पड़ेंगे जी। कल राहुल गांधी ने धड़ाधड़ का बहुत इस्तेमाल किया था, वो धड़ाधड़, वो खटाखट के बाद अब धड़ाधड़, वो धड़ाधड़ पैसे, किसी की जेब में धड़ाधड़ पैसे जा रहे हैं और आम आदमी की जेब से धड़ाधड़ पैसे निकल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो धड़ाधड़ जो अपनी यात्रा निकाल दी है, ये धड़ाधड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इसकी कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं समझ जी, चूंकि ये यात्रा देखिए सिर्फ जनसभाएं नहीं हो रही है, भाषण देखिए राहुल गांधी निकल नहीं जा रहे, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और सुबह में देख रहा था कि रास्ते में उनको 3 लड़कियां जो हैं वो आकर के उनका वो तिलक विलक करती हैं जी, और फिर वो उनके साथ फोटो खिंचाती हैं, फिर उनको वो उनकी थाली में जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा राहुल गांधी रखते हैं जी। तो यानी जो जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, लोग जिस तरीके से उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी के पास इसकी किसी भी प्रकार की कोई तोड़ नहीं है। दूसरा है कि राहुल गांधी लोकल मुद्दों पर, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जनता से जुड़ रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी मन की बात करके चुके हैं, लेकिन उस मन की बात में प्रधानमंत्री के हरियाणा से जुड़े हुए कोई मुद्दे जो जनता के वो नहीं थे। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो हरियाणा से गए हुए बिल्कुल, और वहाँ के स्थानीय लोगों से। और ये यात्रा का जो कार्यक्रम है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके, जुड़ सके, और सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग उनसे आकर जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी का तो उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कमजोर करने वाली है। और ये आज की यात्रा में जो बहादुरगढ़ से शुरू हो रही है, तो बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद, इन तीनों जिलों में जाएगी और तीनों जगहों पर छोटी छोटी सभाएं भी होंगी। लेकिन इसकी जो यात्रा की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इन जगहों से तमाम जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कार्यकर्ता और आम लोग, उनसे मिलते हुए, उनके साथ उनसे जुड़ते हुए यात्रा चल रही है। और अगले 2 दिन ये यात्रा जारी रहेगी, आज, कल और परसों, यानी 3 तारीख तक। और अलग अलग रूट्स पर यात्रा प्लान की गई है और 3 तारीख को ही चुनाव प्रचार का काम समाप्त भी हो रहा है। 5 तारीख को मतदान होंगे हरियाणा में, एक ही चरण में 90 सीटों के लिए वहां पर मतदान होंगे। और ये मतदान, ये चुनाव हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी इंडियन नेशनल लोकदल है और जननायक जनता पार्टी है, इन 2 पार्टियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और ये भी कि जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां, यानी बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, वो जिस तरह से इन चुनावों में ज़ोर शोर से पहुंची है,
उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी कितनी उपयोगिता हरियाणा के चुनाव में रहेगी। पिछले चुनाव में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बहुजन समाज पार्टी का रोल कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन इस चुनाव में क्या वो कोई भूमिका निभा पाएंगे, ये भी यहाँ पर साफ साबित हो जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है, जो ज़मीन से, ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं, आम लोग वहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मैं कई दिन पहले की बात हम बता रहे हैं कि जब वहाँ पर लोगों से बात करिए तो इन पार्टियों के लिए लोगों का कहना है कि ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। और जब ये आम लोगों के बीच ये धारणा बन चुकी हो तो निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम जब आएंगे, जब मतदान करने लोग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और जब परिणाम आएंगे तो साफ पता चल जाएगा कि क्या अब वास्तव में ऐसा हुआ था, और हुआ था तो लोगों ने उसको पहले ही पहचान लिया। अमलेंदु जी बिल्कुल पहले पहचान लिया। सोशल मीडिया पे लोग फोटो पोस्ट कर रहे हैं, उनका जो चंद्रशेखर है उनका जी, कि वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और जा रहे हैं, तो सवाल कर रहे हैं कि भाई अभी इनको कार के लिए उनको कहाँ से मिल गया? 2 महीना हुआ है इनको सांसद बने हुए, 5 लाख रुपया रोज का किराया होता है हेलीकॉप्टर का, इनके पास कहाँ से आ गया ये 5 लाख रुपया? हालांकि वो बिहार का जब चुनाव हुआ था तब भी हेलीकॉप्टर से गए थे, तब भी एसआर दारापुरी दलित चिंतक हैं और रिटायर्ड आईजी हैं लखनऊ में, उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये आखिर इनके पास कहाँ से आ रहा है पैसा, ये कुछ भी नहीं है, ये हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मायावती जी चलिए हेलीकॉप्टर से जा रही हैं तो उनका तो समझा जा सकता है, भाई 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हालांकि उनको, लेकिन वो जो आजकल बोल रही है वो सिर्फ जो भाजपा कह रही है वही वो बोल रही हैं, तो उनको लेकर के सवाल है। लेकिन चंद्रशेखर को लेकर के ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। तो चंद्रशेखर हो चाहे मायावती हो, दोनों जिस तरीके से वहाँ गए हैं और जिस तरीके से वो भाषा जो बोल रहे हैं वो भाजपा वाली ही भाषा जो बोल रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने भी, समीर जी, कल सीधे सीधे बिना नाम लिए हुए ये हमला बोल दिया कि ये जो छोटे छोटे दल यहाँ खड़े किए गए हैं ये बीच में व्यवधान करने के लिए किए गए हैं, इनकी डोर जो है वो बीजेपी के हाथ में। यानी राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, ना तो अभय चौटाला का नाम लिया, ना जो दुष्यंत चौटाला का नाम लिया, ना उन्होंने चंद्रशेखर का नाम लिया, ना मायावती का नाम लिया, लेकिन इशारा उनका इन्हीं लोगों की तरफ था कि इनकी पार्टियाँ जो है ये किस तरीके से बीजेपी, इनके रिमोट जो है वो बीजेपी के हाथ में है। जी बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की भी आज छछरौली में एक जनसभा है, लगातार वहां पर वो अपनी सभाएं कर रही हैं, लगातार वहां चुनाव में सक्रिय हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उनका गठबंधन है। इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन गोपाल कांडा की पार्टी के साथ भी है और गोपाल कांडा साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, और ये चीज़ें वहाँ पर लोगों को पहले से ही पता है, स्पष्ट है। इंडियन नेशनल लोकदल और जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था उसी समय से लोग वहाँ पर इस बात को साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए बना हुआ है। यह हम लोगों की वहाँ पर धारणा है। उनके आरोप कहें या उनका एक असेसमेंट कहें, अब उनका जो तमाम चीज़ें वो देख रहे हैं, जिस तरह से कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के आधार पर ही वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का ये असेसमेंट है। लेकिन इन सब पर जो कांग्रेस पार्टी की चुनावी यात्रा है, ये जो अब कल से शुरू हुई है विजय संकल्प यात्रा के नाम से, निश्चित तौर पर इस तरह की जितनी भी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार से संबंधित हो और चाहे किन्हीं दूसरी पार्टियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष उनको समर्थन देकर एक अपने फेवर में लाने की कोशिश हो, ये सारी रणनीति इस यात्रा पर कमज़ोर दिखाई पड़ती है इस यात्रा के आगे। इसलिए कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, इसी इलाके में कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उस तरह का जो एक जन समर्थन होना चाहिए था नहीं दिखाई पड़ा था, और बताया जाता है कि बहुत कम भीड़ वहां पर आई थी। बताया क्या जाता वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और एक इस तस्वीर को अगर आप देखें, इस दृश्य को आप देखें, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो विजय संकल्प यात्रा है उसको कैसा समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यात्राओं को किस तरह का समर्थन मिल रहा है। आज की जो यात्रा है ये मुख्य रूप से उस इलाके में हो रही है जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत भी है, और लेकिन कल की जो यात्रा थी और ये जो दृश्य आपको ये दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर, हम चाहेंगे कि एक पूरे स्क्रीन पर आप इसे देखें। ये उस इलाके की है जहाँ जो भारतीय इलाका कहा जाता है, एक तरह से गढ़ कहा जाता है। हालांकि गढ़ उसका 2014 के बाद ही बना, उसके पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं थी।
लेकिन वो हमेशा बी टीम के तौर पर ही वहाँ चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2014 में उसने अपने बल पर वहाँ सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में सरकार बनाई। 2019 में तो बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ सरकार बनाई। वो सरकार अभी तक चली, लेकिन अब ये दिखाई पड़ रहा है, ये उसी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिसे जो गढ़ का इलाका कहा जाता है, वहाँ कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा थी, उसमें शामिल लोगों का ये जो हुजूम है वो बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह से माहौल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में वहाँ के लोग उम्मीद देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ की हैं। आज की जो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत इलाके में वो यात्रा हो रही है। निश्चित तौर पर यहाँ उससे ज़्यादा ही लोगों की भीड़ दिखाई पड़ेगी। उस यात्रा में भी हम आपको थोड़ी देर में ले चलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि हरियाणा के लोग बदलाव का पूरा मनब बना चुके हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल, और कांग्रेस ने नारा भी यही दिया है कि हाथ बदलेगा हालात। जी, तो यानी हालात जो हैं, अच्छा हालात तो हम लोग भी देख कर आए हैं समीर जी, ज़मीन पे हम और आप दोनों गए थे और हालात देख कर आए हैं। और जो राहुल गांधी ने आज बात, मतलब कल कही बात, ये तो हम लोगों से वहाँ जनता ने कही थी कि ये छोटे छोटे दल जो खड़े किए जा रहे हैं, ये जो आए हैं, ये सब बीजेपी के इशारे पे आए हैं, बीजेपी इनको पीछे से मदद कर रही है, ये आम लोगों ने कहा। तो राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको जनता वहाँ पहले ही समझ रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो जनता की समझ में है, तो राहुल गांधी की बात सीधे सीधे लोगों के दिमाग में पहुंच रही है। तो यानी ये लड़ाई खुली हुई है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहाँ सीधी सीधी लड़ाई है, और ये अब साफ तौर पर समझा जा सकता है। और राहुल गांधी आखिरी समय में जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में समय दिया है जी, और लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं और जनता से सीधे सीधे संपर्क कर रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी ने हरियाणा की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हरियाणा के में जो चुनावी तस्वीर, चुनाव प्रचार का तरीका भी, चुनाव प्रचार की स्थिति भी, और एक तरह से जो वहां तस्वीर दिखाई पड़ रही है या फिर जिसकी लोग संभावना जता रहे हैं, बदलाव की एक उम्मीद कर रहे हैं, वो उसकी स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। एक राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि वहां लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। उस बाइट को अगर हम आपको सुनवाना चाहेंगे, लेकिन वो चूंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साफ तौर पर ये मैसेज दिया कि वहाँ जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे जैसा अमलेंदु जी भी कह रहे थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वहाँ कई बार सरकार बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल हो, और चाहे जननायक जनता पार्टी हो जो अभी तक सरकार में साथ में रही है, ये सारी पार्टियां वहाँ एक तरह से केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां एकजुट हैं, वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उनका चुनाव में कोई बहुत महत्व नहीं है। यही बात वहां पर जब वहां के आम लोगों का, जब हम लोग उन जगहों पर थे, आप जो डीवी लाइव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उनसे आपको ये पता लग रहा होगा कि लोग किस तरह से इस चुनाव को ले रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ले रहे हैं, और किस तरह से उन पार्टियों को ले रहे हैं जो पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहां बनी हुई हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने अपने आप को कमज़ोर किया है, और आज स्थिति ये हो गई है कि वो पार्टियां अकेले दम पर ना तो चुनाव लड़ पा रही हैं और गठबंधन भी कर रही हैं। तो उन पर आरोप ये लग रहा है कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो एक बड़ा आरोप है। राहुल गांधी का वो बयान हम लोग सुनेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, ये जो विजय संकल्प यात्रा बहादुरगढ़ से सोनीपत और जींद के लिए ये चल रही है। हमारे साथी भी इसमें यात्रा में शामिल हैं, उनसे हम लोग जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्थानीय लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि ये जो चुनाव की प्रचार की रणनीति है, आखिरी क्षणों में, महज 3 दिन पहले चुनाव के 3 दिन 4 दिन पहले, ये रणनीति बहुत ही कारगर साबित होती दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किलों भरी भी साबित हो रही है। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किलों भरी भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रही है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी हालात हैं वो भी वहाँ अच्छे नहीं हैं, जनता का गुस्सा दूसरी तरफ है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खासतौर से अग्निवीर को लेकर और जिस तरीके से पहलवानों के साथ अन्याय हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसीलिए उनकी सभाएं भी कम रखी गई। और वहाँ तो लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जितना ज़्यादा जाएंगे उतना भाजपा का वोट और कम होता चला जाएगा। तो ये अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंतिम समय में ये अपना कार्यक्रम बनाया, जनता के बीच जाकर सीधे उतरे हैं, ये साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला समीर जी मामला दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं से भी ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू होनी थी उससे पहले जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका वक्तव्य आया, वो नायब सिंह सैनी का वक्तव्य साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी है राहुल गांधी की इस यात्रा की खबर सुनकर। तो अब इसकी क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं वो आने वाला समय और दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर और क्या क्या प्रतिक्रियाएं देती है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हो, जनता का जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि समर्थन राहुल गांधी को मिलता हुआ दिख रहा है, इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि हरियाणा की चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी बिल्कुल, वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, यानी अगर हम कहें तो वहाँ के लोगों से अगर आप पूछिए तो आम तौर पर अगर एक लाइन में वो जवाब देते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्यों बदलाव चाह रहे हैं, जब आप उस मुद्दे पर जाते हैं तब फिर वो खुलकर बात करते हैं कि बदलाव इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने ना तो युवाओं के लिए, उनके आरोप है वहाँ के स्थानीय लोगों के, ना तो सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए किया, ना जवानों के लिए किया। और ये तो वो चीज़ें हैं जो नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है वो उन चीज़ों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी इस समय भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर भारी पड़ रही है वहां पर चुनाव में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है वो केंद्र सरकार की नीतियों से, चाहे वो किसान कानून हो चाहे वो अग्निपथ योजना हो, इन दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। और एक मुद्दा और है समीर जी, हम लोग जब गए थे वो बादशाह गांव में तो वहाँ जो आया था वो फैमिली रजिस्टर वाला जो मामला, जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है और वो उससे बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। और कल प्रियंका गांधी ने इस मसले को उठाया है। जी प्रियंका गांधी ने उस पर ट्वीट किया और उन लोगों से मिली तो लोगों ने उनसे आकर शिकायत की कि ये जो परिवार कार्ड जो बन रहा है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये एक तरीके से कहा जाए अवैध रास्ते जो है वो जनता को परेशान करने के, लूट के जो है वो खोल दिए गए। वहाँ प्रियंका गांधी का ट्वीट हम लोग अगर कोशिश करेंगे कि उसको दिखाएं, लेकिन ये आपको बता दें कि नाराजगी इस बात को लेकर थी कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सरकार गुजरात में क्यों नहीं करती। आपको याद होगा कई लोगों ने ये वहां पर कहा कि आखिर यहां पर करने की क्या जरूरत है, लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। और ये भी कहा कि किसी दफ्तर में चले जाइए, आपको गुजरात का एक आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा। यानी किस तरीके से दोहन किया जा रहा है और दोहन गुजरात के लोग आकर कर रहे हैं जनता को। ये एक बड़ा मसला, वहां एक बड़ा मसला और एक बड़ा आरोप लगाया वहां पर। और ये सारी चीजें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशानी में डाल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। और एक बात यह भी है कि वहां जिस तरह से सरकार में बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो वहां के स्थानीय मुद्दों पे या वहां के सरकार की जो स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है, उससे ज्यादा उस पर केंद्र सरकार की नीतियां भारी पड़ रही हैं। क्योंकि सबसे बड़े जो दो मुद्दे हैं वो ये है कि किसान कानून, किसान आंदोलन और अग्निपथ योजना। किसान कानून सरकार ने वापस तो ले लिया, लेकिन उस समय जब वापस लिया गया तो किसानों को सीमाओं से वापस भेजने के लिए कहा गया, वादा किया गया कि एमएसपी को गारंटी बनाया जाएगा, एमएसपी को जो है कानूनी गारंटी दी जाएगी और इस तरह का कानून बनाया जाएगा कि एमएसपी जो है वो कानूनी गारंटी भी ले। लेकिन सरकार ने अब तक उस पर कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहां तक कि उस मांग को लेकर जो किसान आ रहे थे उन्हें पंजाब और हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया ताकि वो दिल्ली की ओर जा न सकें। इस बात को लेकर वहां की राज्य सरकार से नाराजगी है। लेकिन कृषि कानूनों को खत्म करते समय जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा न करने को लेकर राज्य सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। और सबसे बड़ी नाराजगी तो अग्निपथ योजना को है। हरियाणा के हजारों युवा हर साल इसकी तैयारी करते हैं, उन सेवाओं में जाने की, आर्मी में जाने की, पुलिस में जाने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की। लेकिन जिस तरह से अग्निपथ योजना में उसको 4 साल के लिए योजना को किया गया है, उसको लेकर वहाँ के लोगों में नाराज़गी है। अब तक लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी, क्यों ऐसा किया गया, क्यों सेना को ठेके पर देने की कोशिश की जा रही है।
सैनिकों की नियुक्ति ठेके पर क्यों की जा रही है, इसको लेकर वहां जबरदस्त नाराजगी है और युवाओं की ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ी थी। निश्चित तौर पर यह नाराजगी विधानसभा चुनाव में भी दिखने जा रही है। अब अमलेंदु जी बिल्कुल देखने ये विधानसभा चुनाव में भी नाराजगी दिखेगी और जनता की नाराजगी साफ तौर पर खुलकर दिख रही है। समझिए लोग खुलकर अब बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक तो ये था समझिए जनता बोलती नहीं थी, लोग लगता था कि कोई डर है तरीके का। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा अपने भाषण में, कई बार कहा है, यहाँ भी कहा उन्होंने कि वो डर निकल गया। अमेरिका जाके भी उन्होंने कहा कि वो 4 जून को जनता ने वो डर निकाल दिया, तो वो डर निकल चुका है। लोग सवाल कर रहे हैं और हम लोग जब गए थे जमीन पे समीर जी तो किस तरीके से महिलाएं थी वो उसने मोदी जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर आप समझ नहीं पाए कि वो चूंकि देसी हरियाणवी भाषा में कह रही थी, तो जो साथ में अपने थे उन्होंने समझाया कि इनका कहने का तात्पर्य ये है। इसी तरीके से जो पूर्व सैनिक आए थे उन्होंने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। फिर आपको कहना पड़ा कि भाई हमारे माइक पे आप इस तरीके से नहीं कीजिए, आपको अपना माइक हटाना पड़ा। तो यानी लोगों का गुस्सा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर निकलकर सामने आ रहा है, ये सामने है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल, ये नाराजगी अलग होती है, एंटी इनकम्बेंसी अलग होती है, लेकिन गुस्सा एक अलग चीज होती है। तो ये गुस्सा दिखाई पड़ रहा है वहां पर सरकार के खिलाफ, और सबसे ज्यादा ये जो गुस्सा है वो राज्य सरकार के खिलाफ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। तमाम चीजों में वहां आरोप लग रहे हैं कि गुजरात के लोगों को उसमें जो राज्य की योजनाएं हैं उनमें किसी तरह से उनको जबरन शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वहां के स्थानीय लोगों के ये आरोप हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक परिणाम है वो दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से भी ये साफ साबित हो रहा है कि आखिर वो किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे जब वो चुनाव के लिए जा रहे हैं तो वहाँ उनको लोग चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो अपने यहाँ आने नहीं दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, वहाँ से उनको दौड़ा ले रहे हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय जो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में मनोहर लाल खट्टर, कुछ दिन पहले उन्होंने, आपने भी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूरी सभा में ही जहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद कर रहे हैं, वहीं पर वो उठकर खड़ा होने लगा और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है और न ही यहाँ का विधायक जीतने वाला है। हालांकि उसको बाद में उन्होंने निकाल दिया, उसको लेकर बड़ी आलोचना भी उनकी हुई, क्योंकि बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही खराब तरीके से उस युवक को वहाँ से सभा से बाहर कर दिया गया, बहुत ही अपमानजनक तरीके से। लेकिन ये बातें दिखा रही हैं, ये सारे जो घटनाक्रम है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर इसमें ये जो नायब सिंह सैनी है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब कल की जो यात्रा थी कि वहाँ राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, तो उनके पास अब मुद्दे ये रह गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में बैकफुट पर तमाम जगहों पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों की समस्याओं को जिस तरह से उठाया है और जिस तरह के वादे कर रहे हैं, चाहे वो घोषणा पत्र में किया गया हो, चाहे राहुल गांधी अपनी सभाओं में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो समाज के तमाम वर्गों को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। अमलेंदु जी बिल्कुल आकर्षित कर रही है। और जो समस्याएं राहुल गांधी ने उठाई हैं वो समस्याएं आम जनता की हैं। जैसे डंकी रूट वाला मसला है जी, हम लोग गए थे तो हम लोगों ने सबसे पहले, मुझे लगता है कि जो ये अल्टरनेटिव मीडिया जो कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने ही इसकी चर्चा की थी। डंकी रूट किस तरीके से वहाँ एक बड़ी समस्या है जब ज़मीन से हम लोग लौट कर आए थे, और वो डंकी रूट को राहुल गांधी ने फिर वहाँ जाकर उठाया। मतलब अमेरिका गए, वहाँ जाकर मिले और लौट कर आए तो उन्होंने उसके परिजनों से मिले, वो अमित मान के, और फिर कल अपनी सभा में उन्होंने इसको ज़बरदस्त तरीके से उठाया भी है, उससे पहले भी उन्होंने उठाया। तो यानी राहुल गांधी जिस तरीके से जो चीज़ें उठा रहे हैं, जो मसले उठा रहे हैं, वो लोगों को सीधे सीधे अट्रैक्ट कर रही हैं कि हाँ ये आदमी हमारे मन की बात कर रहा है, अपने मन की बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो उनके मन की बात होती है, जनता की मन की बात उसमें होती ही नहीं है। तो जो अंतर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में लोगों को समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, राहुल गांधी जनता के मन की बात कर रहे हैं। तो ये अंतर लोगों को समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल। और ये यात्राएं, इन यात्राओं को जो भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और एक बात और भी है कि इन यात्राओं के जरिए जिस तरह से आम लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता भी, वो उनको सीधे उनसे जोड़ रही है। और चुनाव के आखिरी समय पर निश्चित तौर पर यह यात्रा एक तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि
सभाएं तो हो ही रही हैं, अपनी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। और अक्सर ये देखा जा रहा है पिछले काफी दिनों से, न केवल इस चुनाव में, राहुल गांधी समाज के तमाम वर्गों के लोगों से जाकर अचानक उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये भी पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं और एक्सपर्ट से भी पूछते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने राहुल गांधी को इस के प्रति लोगों का एक विश्वास काफ़ी बढ़ाया है। उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा है और अब विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद ये जो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इनमें इनका रिफ्लेक्शन भी दिखने की, चुनाव परिणाम में उनका प्रभाव दिखाई पड़ने की पूरी संभावना दिख रही है, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो और चाहे हरियाणा के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के चुनाव 3 चरणों में हुए, आज आखिरी चरण के चुनाव हो रहे हैं, मतदान इस समय हो रहा है। 11 बजे तक 28.12% मतदान हो चुके हैं। आज वहां 40 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और वहां भी राहुल गांधी ने तमाम सभाएं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वहां पर लोगों से मतदान करने की अपील की है और ख़ास तौर पर मतदान करते समय ये ध्यान देने की भी अपील की है कि उनका राज्य का दर्जा कैसे छीन लिया गया और एक पूर्ण राज्य को किस तरह से केंद्र शासित राज्य में तब्दील कर दिया गया। और ये वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि किस तरह से वहाँ राज्य का जो है स्टेटहुड ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब वहाँ परिणाम क्या आते हैं ये देखने की बात होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहाँ के परिणाम इस बात को भी दिखाएंगे कि 370 के खात्मे को लेकर और राज्य के जो पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर सरकार के प्रति वहाँ के लोगों की क्या सोच है। और वही अब चीज़ें हरियाणा में भी हैं। हरियाणा में खास तौर पर जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं और पहलवानों के मुद्दे हैं। पहलवानों को लेकर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, अपनी जो अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये मुद्दा भी हरियाणा में छाया हुआ है। और कल प्रियंका गांधी की वहाँ उसी इलाके में सभा है जहाँ से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। कल सुबह 11 बजे है जुलाना में सभा है प्रियंका गांधी की। और ये हम देख सकते हैं राहुल गांधी की जो यात्रा है, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, उसकी ये तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ के लोगों का समर्थन उनको मिलता दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से कल की जो यात्रा थी उनकी, उसमें भी थानेसर में वो एक सभा में तब्दील हुई। उस यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को एक अपार जन समर्थन उनको मिला, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। उसकी तुलना लोग कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आई भीड़ से भी कर रहे हैं अमलेंदु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे तुलना की जा रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो उनकी रैलियां हो रही हैं, तो जबकि कुरुक्षेत्र जो है गढ़ है और वहां से उनके एमपी भी हैं, नवीन जिंदल उनके एमपी हैं और वहां उनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जनता नहीं जुट रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग जुट रहे हैं, कई घंटों सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और प्यार से राहुल गांधी से मिल रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच अंतर है ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, और ये अंतर समझ में आ रहा है। और ये तस्वीरें, ये जो भीड़ है, जो लोग भीड़ में जिस तरह से लोग राहुल गांधी के पास आने की या उनकी बात सुनने को एक आतुर दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये बात साबित कर रही है जो हरियाणा में आम लोगों का कहना है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और प्रियंका गांधी भी तमाम जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं वहाँ के लोगों की हैं, जिस तरह से उसको उठाया है उन्होंने, उस पर भी लोगों का काफ़ी एक विश्वास बढ़ा है। और जो बदलाव की उम्मीद वो कर रहे हैं, वो बदलाव कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के लोग देख रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोगों से बातचीत के बाद पता लगता है। एक बार सुनते हैं जो परिवार रजिस्टर को लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कहा प्रियंका गांधी ने उसके बारे में। आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। यह आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए,
घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। तो ये जो परिवार के रजिस्टर की बात है कि बड़ा आरोप लगाए, और अभी अमलेंदु जी भी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जब वहाँ पर थे तो उन लोगों ने इस समस्या का जिक्र किया कि बहुत सारे परिवार के लोगों की इनकम जोड़कर और ये बता दिया जा रहा है कि अब आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी उनको उससे वंचित कर दिया जा रहा है। इसको वहाँ के लोग एक साजिश की तरह देख रहे हैं, और ये वहाँ पर लोगों का सवाल था कि आखिर इस तरह का रजिस्टर किसी और राज्य में और ख़ास तौर पर गुजरात में क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एकदम साइलेंट मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे तो ये हैं जो कि दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर लोगों की नाराजगी और गुस्सा दिख रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, या फिर महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, किस तरह से असर डाल रहे हैं, ये वो मुद्दे हैं। और यही सारी चीजें हैं जो वहां की राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, और वह केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। चाहे अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा, उस योजना को लेकर वहां जितनी नाराजगी है केंद्र सरकार के प्रति, वो देखने को मिल रही है, और सरकार भी उस चीज को महसूस कर रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को यह आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना से जो 4 साल बाद रिटायर होकर जितने भी लोग आएंगे सबको राज्य सरकार के अलग अलग जगहों पर नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि जब नौकरियां दी ही जानी थी तो 4 साल की नौकरी देकर उनको फिर क्यों हटाया जा रहा है। लोग सेना में 4 साल के लिए नहीं जाते हैं, वो वहां पर उनका एक दूसरा मकसद होता है, देश की सेवा करने जाते हैं, और उनके लिए जब वहां जाते हैं तो एक तरह से उनका एक जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन वो सारी चीजें छीन ली गई हैं, और अब ये कहा जा रहा है जब चुनाव में नुकसान होने की आशंका दिख रही है तब ये कहा जा रहा है कि हाँ आपको नौकरियां दी जाएंगी। ये सारी चीजें, यानी एक गलती के बाद उस पर और कई गलतियां करते जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए
इस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है। बिल्कुल। और समीर जी, और प्रियंका गांधी ने सिर्फ ये जनसभा में ही बात नहीं कही परिवार उसको लेकर, उन्होंने फिर उन परिवारों से मुलाकात भी की है जो उससे प्रभावित परिवार हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस ने कल ट्वीट किया है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने परिवार पहचान पत्र योजना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बीजेपी सरकार ने इस योजना की आड़ में प्रदेश के लाखों गरीबों के राशन कार्ड काट दिए और बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों में हुई धांधली जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हमारा वादा है कांग्रेस सरकार आते ही हरियाणा में चल रहे फर्जी पोर्टल को बंद किया जाएगा। और समीर जी, हम लोग जब थे वहाँ ज़मीन पे, तो जब आपने सवाल किया कि भाई यहाँ सरकारी स्कूल है और यहाँ प्राइवेट स्कूलों की बसें तो दिख रही हैं, सरकारी स्कूल जो है उसमें बच्चे नहीं है, लोगों ने बताया, तो उसके पीछे मसला ये है कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको पैसा देना है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार पैसा देगी, उल्टा यानी जी। और इस तरीके से धीरे धीरे वो सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे। तो ये जिस तरीके से वहाँ काम किया बीजेपी की सरकार ने, वो सब उसके अब गले पड़ रहा है। और लोगों ने बताया कि 300 मीटर दूर जो है वो माखवाड़ा गांव था, हम लोग दिल्ली सरकार दिल्ली की सीमा लगती है, वहाँ दिल्ली की सीमा लगती है, और उस गांव के 200-300 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जी। और वहाँ का सरकारी स्कूल खाली पड़ा हुआ है, मतलब उसमें बच्चे नहीं है। हालांकि बिल्डिंग अच्छी थी सरकारी स्कूल की, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की कम से कम 15 बसें जो है वो उस गांव में आ रही थी। तो ये जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जा सरकार ने अपनी योजना बनाकर, और राहुल गांधी ने इस बात को पकड़ा है जी। राहुल गांधी जब गए थे वो घोगरीपुर गांव में, तो जो अमित मान की शायद माँ है उनसे पूछते, वो कहती हैं सब कुछ प्राइवेट है, वो कहते हैं यहाँ सब कुछ प्राइवेट कर दिया, अस्पताल प्राइवेट कर दिए, शिक्षा प्राइवेट कर दी, स्कूल प्राइवेट कर दिए, सब कुछ प्राइवेट सब बढ़ता जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो जिस तरीके से चीज़ें हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या बन रही है, और राहुल गांधी ने इन्हीं सारे मसलों को वहाँ उठाया है, इनको मुद्दा बनाया है। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल ख़त्म किए जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, और ये धीरे धीरे प्राइवेट करने के बाद उसके बाद फिर इस पर कब्जा किसका हो जाएगा, प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों का, इस तरीके की बिल्कुल। ये जो वहाँ पर मुख्य रूप से युवाओं की समस्याएं हैं और शिक्षा की समस्या है, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का यह आलम है कि लोग अपनी संपत्ति बेचकर और दूसरे देशों में अवैध तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो अपने राज्य में नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, और ना ही देश के दूसरे राज्यों में मिल रहा है, जिसके लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठाने को भी तैयार हो रहे हैं। उस समस्या को बहुत ही जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया है, और निश्चित तौर पर युवाओं में वो जो समस्या है उसको लेकर एक राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। वो चीज़ें हम इससे जो राहुल गांधी की इन यात्राओं को, और राहुल गांधी की जो पिछले दिनों सभाएं हुई थी हिसार में और असंध में, करनाल में, उन सभाओं में आए लोगों की भीड़ को देखकर भी पता लग रहा है कि किस तरह से लोग एक तरह से वो कांग्रेस पार्टी में, खास तौर पर राहुल गांधी में विश्वास के साथ उनको देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक विश्वास देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ हरियाणा में सरकार आती है तो शायद जो तमाम तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार ये भी कह रहे हैं कि ये सारी ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं केवल बोल दे रहा हूँ, इनका हमारे पास एक रोड मैप है, पूरी एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को ये करेंगे। चाहे वो रोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों का हो। अग्निपथ योजना को लेकर तो इतना स्पष्ट तरीके से लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि हमारी सरकार बनने पर इसको खत्म कर दिया जाएगा और जो व्यवस्था पहले से चल रही थी उसी को फिर से लागू किया जाएगा। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी पिछले 10 साल से सरकार है, हरियाणा में भी पिछले 10 साल से सरकार है, लेकिन इन सरकार की उपलब्धियों पर बात करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना, बुराई और वही मुद्दे उठा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, नायब सिंह सैनी, अनिल विज, जितने भी नेता हैं वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों के ऊपर केवल वो आलोचना कर रहे हैं। तो इन स्थितियों में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास इसलिए बढ़ता दिख रहा है क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ, एक रोड मैप के साथ लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाएंगी ये देखने वाली बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता
कांग्रेस में मतभेद की खबरों को जिस तरह से ले आते हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उन कोशिशों पर भी एक तरह से कुठाराघात कर दिया, पानी फेर दिया। अपनी सभाओं में वो जिन गुटबाजी की बात हो रही थी, जिन गुटों की बात हो रही थी, उन गुटों के नेताओं को ही आपस में मिला दिया। अमलेंदु जी जी बिल्कुल। और गुटबाजी, जाहिर सी बात है कि समीर जी, राजनीति में कोई आदमी आया है तो इसलिए नहीं आया है कि वो अपना गुट नहीं बनाएगा या आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, महत्वाकांक्षा नहीं होगी जी। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ दरी बिछाते रहेंगे जिंदगी भर। तो अपने अंदर लोगों की होती है महत्वाकांक्षाएं, और जाहिर सी बात है वो होनी भी चाहिए, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बिल्कुल। वो गुटबाजी जो है वो पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए, दल को नुकसान ना पहुंचाए, राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचाए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा तो अच्छी चीज़ है। तो राहुल गांधी ने जो प्रतिस्पर्धी समझे जाते थे उनको साथ में लेकर के चले, और यात्रा में भी रहे दोनों लोग। और जहाँ शुरुआत हुई, जहाँ से, वहाँ से कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे वो थे साथ साथ। तो राहुल गांधी ने वहाँ एक तरीके से एकजुटता कांग्रेस की वो दिखा दी है। जबकि प्रधानमंत्री को खट्टर साहब को डिच करना पड़ता है अपनी सभा से, कि खट्टर साहब यात्रा में मतलब उनकी उसमें सब सभा में दिखाई नहीं पड़े। तो बीजेपी की मजबूरी समझी जा सकती है कि वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा है, उसको प्रधानमंत्री अपनी सभा से बाहर करते हैं, और राहुल गांधी अपने सारे जो गुट बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे थे उनको सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस की मजबूती का वहाँ संदेश दिया है। जी बिल्कुल। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश थी कि वो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बातों को लोगों के सामने ला सके, राहुल गांधी ने उन कोशिशों पर भी पानी फेर दिया। और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं। और चुनाव के आखिरी वक्त, चुनाव प्रचार के आखिरी समय पर जिस तरह से ये यात्रा का कार्यक्रम बना है और यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब निश्चित तौर पर बन रहा है। क्योंकि इन यात्राओं में वो समर्थन दिख रहा है जिसकी बातें पिछले जब से चुनाव की घोषणा हुई है या उसके पहले से ही हरियाणा में चल रही हैं, आम लोगों के बीच जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव में चूंकि पिछड़ती दिख रही है, इससे पहले जो तमाम सर्वे आए उन सर्वे में भी यही बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। और इन सब के बीच जब वो कुछ दूसरी पार्टियों को, निर्दलीय पार्टियों को या क्षेत्रीय पार्टियों को पर्दे के पीछे से समर्थन की जब बातें आई, तो निश्चित तौर पर यह चीज़ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान वाली चीज़ें साबित हुई। कांग्रेस पार्टी का उसके लिए भी समर्थन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वहाँ निगेटिव पॉलिटिक्स करती दिखाई पड़ रही है। और ये चीज़ें, ये समर्थन, ये सारी चीज़ें इन यात्राओं में, रैलियों में साफ तौर पर दिख रहा है। अब इसका परिणाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से यात्रा का कार्यक्रम ऐन मौके पर बनाया गया, चुनाव से ठीक पहले बनाया गया, आखिरी क्षणों में बनाया गया, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी हथियार कारगर साबित होता दिख रहा है। उसको कांग्रेस पार्टी का उत्साहित होना लाजमी है। देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का एक साथ मिल रहा है, और राहुल गांधी की बातों से लोग किस तरह से सहमत होते दिख रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे। 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब 3 अक्टूबर तक कांग्रेस पार्टी की जो प्रचार की तैयारी है, प्रचार का तरीका है, वो कुछ इसी तरह से है। मुख्य रूप से वैसे तो और जगहों पर वहाँ के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं वो जा ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को इस तरह से यात्राओं के जरिए कवर करने का एक प्लान तैयार किया गया है, जिसे विजय संकल्प यात्रा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की भी, नरेंद्र मोदी की भी रैलियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां पर लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए भले कर रहे हों, पर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी उसी समय सतह पर आ गई। दिख तो पहले से रही थी, लेकिन सतह पर तभी आ गई जब पहले वहां पर चुनाव में जो कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई थी। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया, उनमें मंत्री, विधायक भी शामिल रहे। उसके बाद से लगातार पार्टी से इस्तीफा देने वालों का एक सिलसिला जारी है, चल रहा है। कई नेता, जिसमें अनिल विज बहुत ही सीनियर मंत्री रहे हैं, विधायक कई बार के हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री बनने का भी दावा है, मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं।
मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी तो हैं ही, तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार भी वहां दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जिस गुटबाजी की बात वो कांग्रेस पार्टी में कर रही है, वो गुटबाजी वहां भारतीय जनता पार्टी में सतह पर दिखाई पड़ रही है। बहरहाल वहां की जनता क्या सोचती है इसके बारे में, राहुल गांधी की बातों से कन्विंस हो रही है या फिर जो अपनी सरकार का हिसाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे वो कन्विंस होती दिखाई पड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उससे वो सहमत होती दिखाई पड़ रही है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी 5 तारीख को मतदान के बाद और 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों की जो आपके अपडेट्स होंगे, जानकारियां होंगी, हम आपको देते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी 3 तारीख तक आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी और सभाओं की भी कवरेज आप हमारे इस डीबी लाइव चैनल पर देखते रहेंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।